हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, एएमयू बीएससी के पीवाईक्यू सीरीज को मैं प्रॉपरली कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज हमारा चैप्टर है भाई पी ब्लॉक। अगर मैं एएमयू बीएससी की बात करूँ तो भाई एएमयू बीएससी के लिए ये चैप्टर हाईली रिकमेंडेशन में आता है कि भाई ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है। एक एक आर्टिकल आपको बड़े बारीकी से पढ़ना है। पी ब्लॉक ब्लॉक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है। ये पार्ट आपको क्या करना है दोस्त, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा क्या करना है, तैयार करना है। एक एक आर्टिकल एक एक पॉइंट में आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर पढ़ाऊंगा, साथ के साथ सजेस्ट करूंगा कि देखो इस वैरायटी की प्रॉब्लम बन रही है तो इस वैरायटी की प्रॉब्लम और बन सकती है, आप लोग क्या करिए उस चीज पर फोकस करिए। एएमयू बीएससी के लिए ये लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने विजेता बैच में और पीवाईक्यू सीरीज वाले बैच में। वो लोग जो हमारे पास एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई विजेता बैच के अंदर, आपके लिए हम टू द पॉइंट पूरा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। साथ के साथ देख लो, आपको 2013 से लेकर 2024 तक जितने बीएससी के पेपर में सवाल पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक, कोई भी सवाल हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, आपका छोड़ के नहीं चल रहे। तो आपको कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज करा के चल रहे हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा पीवाईक्यूज का सेपरेट कोर्स भी है। अगर आप हमारे पेड कोर्स विजेता के अंदर नहीं है, देखो अगर आपको कंटेंट का आइडिया नहीं है दोस्त, तो ये बैच आपके लिए ही मैंने निकाल रखा है। लेकिन अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो फिर आपके लिए ये 499 रुपए का मेरा कोर्स है, जिसके अंदर मैंने 2013 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज फॉर्मेट में पीडीएफ डाल दी और सबके वीडियो सॉल्यूशंस दोस्त क्या हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से अपना दोस्त फायदा कर सकते हो। अगर आपको लगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस आपका लिंक है, यहाँ पे आपको दिखेगा एएमयू बीएससी पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशंस का कोर्स 499 रुपये का। हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल, अगर आप चाहो तो ऐप पे जाके नीचे प्री बुकिंग कर सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा एएमयू मंजिल बैच नाम से बुक दिख जाएगी 650 रुपए की। अगर आपको बुक नहीं चाहिए, केवल पीडीएफ चाहिए, तो भाई पीडीएफ के लिए और वीडियो सॉल्यूशंस के लिए आपका पूरा क्या बना रखा है, एक कोर्स बना रखा है। एएमयू बीएससी वाले बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज है, बीटेक बीएससी दोनों को इंक्लूड करके बनाई है, वो है आपकी उम्मीद टेस्ट सीरीज। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इसका भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फायदा। लेकिन अगर आपको कंटेंट का कोई भी आइडिया नहीं है भाई, तो फिर आपके लिए ये विजेता बैच मस्ट है। और ये पूरा का पूरा बैच भाई केवल 1500 रुपए में हम लोग आपके लिए क्या करा रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आप लोगों को, पूरा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और साथ के साथ भाई क्या दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज के साथ साथ भैया पूरा पीवाईक्यूज की पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशंस भी, कंटेंट भी, टेस्ट सीरीज, मतलब सब कुछ जो एएमयू बीएससी निकालने के लिए नेसेसरी है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। साथ के साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस, वैल्यूएबल वीडियोस जो आप लोगों के लिए मस्ट है देखना। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वीडियोस के लिंक लगा दूंगा, एक बार तो जरूर देखना। एएमयू बीएससी के चैप्टर वाइज फिजिक्स के वेटेज की डिटेल वीडियो बना रखे, बता रखा है कौन कौन से चैप्टर मेन है, कौन कौन से चैप्टर आपको स्किप करने हैं, ये आपको देखनी है। साथ के साथ 60 दिन में एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वीडियो डिटेल में बना चुका दोस्त। एएमयू बीटेक के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज, साथ के साथ हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पूरे मैथ में मैं क्या करा चुका, आप लोगों को मार्क करा चुका। और आपको एएमयू बीएससी में कितने मार्क्स पर कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस मैंने क्या कर रखा है, इस वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है। बहुत सारी वीडियोस मैंने क्या कर रखी हैं, बीएससी के लिए बना रखे हैं, तो चैनल को विजिट करते रहना। ज्यादातर वीडियोस के लिंक मैं किसके अंदर लगा दूंगा, चैट सेक्शन के। अब तक की पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अपना प्रेडिक्टेबल कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बताता जा रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन से सवाल एएमयू बीएससी के अंदर नहीं पूछे जाते, छोड़ दो। एस ब्लॉक से सवाल एएमयू बीएससी के अंदर 2013 से लेकर 2024 तक आज तक कभी पूछा ही नहीं गया, सॉरी। तो उस चैप्टर को भी क्या कर दो, स्किप कर दो। आज हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है भाई, आज है हमारा पी ब्लॉक। सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं, डिटेल में सारे सॉल्यूशंस को दोस्त क्या करेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे। चलो गौर से देखो, सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हमको एनालाइज करना है। अब अगर मैं आपको इसका ईयरली वेटेज बताऊं कि भाई हर साल कितने सवाल इससे पूछे गए हैं, तो आप लोग गौर से देखो। 2013 में 1 सवाल, 2014 में 0, 2015 में 2, 2016 के अंदर 4, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 3, 20 में 4, 21 में 1, 22 में 0, 23 में 2, और भैया 2024 के अंदर भी इससे कितने सवाल पूछे गए हैं, 2 सवाल पूछे गए। तो ये चैप्टर आपका क्या है, मेन है, और ये आपको क्या करना चाहिए दोस्त, प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। इसका ईयरली वेटेज है, पिछले 3-4 साल में अगर इसका ट्रेंड देखो तो अच्छा खासा क्या है दोस्त, इसका वेटेज है एएमयू बीएससी। क्योंकि सवाल ही टोटल कितने आते हैं दोस्त, 25 आते हैं। तो 25 सवाल के लिए तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस विजिबल हो। थोड़ा थोड़ा सा हमारा कैमरा लैग करेगा, ठीक, उसके लिए ये थोड़ा सा हमारा टाइपिंग का एरर है। टाइपिंग क्या है, कलर ही थोड़ा टाइपर ने गलत ले लिया है। अब समय की दोस्त नज़ाकत को समझते हुए मैं पीडीएफ को चेंज नहीं करा रहा हूँ, ये इस चैप्टर या इससे अगले चैप्टर तक और मिलेगा। इसके बाद आपके सारे चैप्टर्स क्या होंगे, नए फॉर्मेट से मैं आपके बनवाऊंगा, तो उनमें कलर का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूज एसिड, 2013 में सवाल पूछा गया। ठीक,
2013 में कौन सा सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। अब इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है, तो सबसे पहले ये समझो भैया लुईस एसिड होता क्या है। तो भाई एसिड और बेस जिस टाइम आए दुनिया में, एसिड और बेस की क्या आई डेफिनेशन, तो एसिड की डेफिनेशंस को 3 साइंटिस्ट ने दिया। सबसे पहला साइंटिस्ट था आर्हेनियस, दूसरा साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टेड, और तीसरा साइंटिस्ट था दोस्त लुईस, जिसके बारे में आपसे पूछा है। अब जब हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो हमने कहा एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं। 9th क्लास में डेफिनेशन एसिड बेस क्या होता है, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- डोनेट करते हैं। मामला खत्म। थोड़ा आगे बढ़े इंटर में, ब्रॉन्स्टेड आया, ब्रॉन्स्टेड ने कहा वो सब्सटेंस जो H+ देते हैं वो मेरे क्या है एसिड, वो सब्सटेंस जो H+ लेते हैं, OH का तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया इसने, उनको क्या बोला बेस, उनको हमने नाम दिया ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। तीसरा साइंटिस्ट आया लुईस, उसने कहा H+ को छोड़ो, इसने कहा वो सब्सटेंस जो, गौर से सुनना, वो सब्सटेंस जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्या करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। और वो सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लोन पेयर क्या करने की कैपेबिलिटी, डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको हम लोगों ने नाम दिया लुईस बेस। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, लुईस एसिड नहीं है। अगर मैं पहले ही ऑप्शन को एनालाइज करूं जो मेरा NH3 है, तो क्या NH3 मेरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैंने कहा नाइट्रोजन पे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ने बेटा क्या बना ली, बॉन्डिंग बना ली। अब 3 ने जब मेरी बॉन्डिंग बना ली तो एक मेरे पास में क्या बचा, लोन पेयर। इसके पास में तो लोन पेयर होता है, ये तो उल्टा लोन पेयर देता है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कहां से करेगा, तो ये तो कभी जिंदगी में लुईस एसिड हो ही नहीं सकता। यही तो आपको पकड़ना था। बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, 99% कंपाउंड बोरॉन फैमिली के हमारे कैसे होते हैं, लुईस एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुईस एसिड होते हैं बोरॉन फैमिली के कंपाउंड। CO3+ में भी इसमें क्या है, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑर्बिटल खाली है, तो क्या कर सकता है भाई, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। Mg2+ ऑर्बिटल खाली है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये सब लुईस एसिड। अगर लुईस एसिड कोई नहीं है तो वो है मेरा कौन सा, पहला ऑप्शन NH3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ हो कि क्या कहना चाहता है लुईस एसिड। अगला सवाल, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रुप नंबर 13 का ये सवाल है, ग्रुप नंबर 14 का ये सवाल है, कार्बन फैमिली का। और कार्बन फैमिली में जब मैंने आपको विजेता बैच के अंदर लेक्चर दिया है P ब्लॉक का, बहुत सिंक्रोनाइज लेक्चर हैं सारे के सारे, कंप्रेस्ड लेक्चर हैं, टू द पॉइंट लेक्चर हैं। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही लाइन लिखी थी, अब कार्बन फैमिली पढ़ाई, मैंने कहा था ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का जो गुड कंडक्टर होता है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मेरा क्या होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा होता है दोस्त मेरा, ग्रेफाइट। ये लर्निंग सवाल है, आपको याद होना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई भी बात नहीं है। तीसरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड आपको अच्छे तरीके से दोस्त पढ़ने हैं। जब मैं ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड लिखूंगा, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। आप लोग गौर से सुनना, इसने कहा इनमें से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, क्योंकि सामने वाले को क्या करना है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना, सामने वाले का रिडक्शन कर दिया, वही तो एजेंट है। तो अब इनमें से सबके पास में बेटा क्या है, लोन पेयर। 5-5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 15 ग्रुप का है तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ने एज हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ली, बचे 2, एक एक लोन पेयर है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे, कौन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। टॉप टू बॉटम आने पर एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका होल्ड कम होता है। तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम नीचे आऊंगा तो आप यहां पे लाइन लिखोगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर इंक्रीजेस। कि भाई लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या करती है भाई, इंक्रीज करती है। हैंस रिड्यूसिंग करेक्टर
increases on moving टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर दोस्त क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 2 बार एएमए बीएससी में रिपीटेड ईयर में क्या करा गया है, पूछा हुआ सवाल है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। नपा सभी में सबसे नीचे कौन है, आ सब भी, एस बी, ऑप्शन नंबर बी। बी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 4 ही दे रखे हैं, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर कौन सा, ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पूरा क्या होगा दोस्त, समझ में आया हो। ये व्हाइट कलर से थोड़ा सा बैकग्राउंड लेने लगता है, व्हाइट कलर से नहीं लिखना है अब, ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाइट कलर को क्या ले लेता है, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करता है उसको। XeF4 रिएक्ट विद एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन का इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो आपको इंपॉर्टेंट के बाद में भी उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। इस किससे करना है हमको, एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन, अब एल्कलाइन सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है भाई, एल्कलाइन तो एल्कलाइन है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, MgOH का उल्टा हो सकता है, सब एल्कलाइन सॉल्यूशन है। इनके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, HXeO4 इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या करनी है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस के सवाल हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी रिएक्शन मेन है भाई, इनको आपको क्या करना है, याद करके चलना है। बढ़िया सवाल था। अगला सवाल था ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और है क्या भाई, 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं, HF, HCl, HBr और बेटा HI। अब सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने अभी अभी बताया कि सबसे पहला आर्हेनियस, जो H प्लस दे दे वही सबसे अच्छा एसिड, और हमसे पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या बताओ ऑर्डर। अब कौन H प्लस दे देगा, जो बॉन्ड जितना वीक होगा आसानी से टूट जाए। टॉप टू बॉटम मूव करने पर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन फैमिली डिक्रीजेस, भाई सीधा सीधा क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, hence एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्योंकि जितनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा उतना ही अच्छा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो मैं भाई सबके तुमको रीजन बता रहा हूं। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। इस हिसाब से अगर मैं ऑर्डर लिखूं, इस हिसाब से मैं क्या लिखूं, ऑर्डर लिखूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे कम HF, HF से ज्यादा बेटा HCl, HCl से ज्यादा HBr और HBr से ज्यादा HI। ये आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखना है। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहले वाला ऑप्शन ही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हर सवाल का कॉन्सेप्ट समझो आप लोग पहले अच्छे से, तब जाके आपसे सवाल क्या होंगे, लगना स्टार्ट होंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है क्या चीज़ों को। थोड़ा ब्राइटनेस कम करके देखें क्या। इसको थोड़ा सा कम करने से आई होप चीज़ें थोड़ा सही से समझ में आए। ठीक, PDF भी सॉल्यूशंस के साथ आपको ग्रुप में मिलती जा रही है, ठीक है, इसमें कोर्स के अंदर सारी PDF डलवा है। थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म, भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015 के अंदर ये BSc में पूछा गया है। अगर कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करूं तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकी मिनिस्टर फ्लोरीन, ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं किसकी, कार्बन की। इन तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म में ऐसा बोला गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल, जो थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो आपकी ग्रेफाइट होती है। तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज, और बेटा क्या होगी,
ग्रेफाइट। कौन सी होगी? ग्रेफाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हम जानते हैं कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीमेस्टर फ्लोरीन। उन तीनों में थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी? ग्रेफाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, ये आपको क्या करना है, याद करना है। ऑक्सीजन इज मोर आयनिक। मैंने इस सवाल को प्रोडिक्ट टेबल के अंदर भी दोस्त क्या किया, इंक्लूड किया। सवाल क्या पूछा है? ऑक्सीजन इज मोर आयनिक इन इट्स कंपाउंड। ठीक, मैं स्क्रीन में सवाल देख रहा हूं अपने कंप्यूटर की में। देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16 बिकॉज इट इज मोर आयनिक। अब ये आयनिक किस वजह से बनता? तो मैंने आपसे कहा था आयनिक के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर मैं चाह रहा हूं कंपाउंड मेरा आयनिक है तो सबसे पहला साइज मेरा स्मॉल होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी ज्यादा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, साइज मेरा कम होना चाहिए और चार्ज मेरा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कि एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या है? ज्यादा। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है बेटा? 2 नेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? हाई। इस वजह से क्या होता है, मेरा अच्छा खासा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। मोर आयनिक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फॉर्म डाई नेगेटिव आयन, मतलब दो दो नेगेटिव होता है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन। और ये सवाल हमने प्रोडिक्ट टेबल के अंदर भी दोस्त क्या किया था, कवर किया था। आई होप आप लोगों को याद हो, अगर वीडियो देखी हो आप लोगों ने। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म डाइमर। मैंने सबसे पहले तो आपको 17th ग्रुप में इंटर हेलोजन कंपाउंड का एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाया था कि हेलोजन आर कैपेबल टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड के हेलोजन फैमिली के एलिमेंट खुद हेलोजन फैमिली के एलिमेंटों से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और उन कंपाउंड का बड़ा स्पेशल नाम होता है जिसका नाम होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब इससे वैसे हमसे एक सवाल क्या पूछा कि इनमें से कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड है बेटा जो मेरा क्या नहीं करेगा, जो डाइमर नहीं बनाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुन के जाना। ICl3 इज हाईली, सॉरी ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम डाइमर। ICl3 इज कह रहा बनाता है हाईली अनस्टेबल। ये सब लर्निंग पॉइंट है बेटा एनसीईआरटी के जो आपको याद करने हैं। ICl3 क्या है? हाईली अनस्टेबल है। ICl3 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये आपका क्या बनाता है? ये आपका बनाता है डाइमर। ये डाइमेरिक फॉर्म में क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है I2 और Cl6। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या भैया ये सवाल कॉन्सेप्ट का था ना? ये सवाल लर्निंग था दोस्त। अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा याद करना है आपको। अगला सवाल, स्लेक लाइम रिएक्ट विद Cl2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। स्लेक लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्ट विद क्लोरीन और बेटा क्या फॉर्म करता है? CaOCl2, जिसको हम लोग बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं भाई CaOCl और एक Cl बाहर। ये CaOCl2 के अंदर 2 क्लोरीन होती है। और ये में बीटेक में और ये में BSc में सवाल पूछा जाता है भाई क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो एक बार क्लोरीन -1 के फॉर्मेट में होता है और एक बार क्लोरीन दोस्त किस में होता है? +1 में। जैसे इसमें +1 में और यहाँ पर ये किस में है? -1 में। तो ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी। CaOCl2 के अंदर क्लोरीन की 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +1 और एक -1। याद करोगे तो बढ़िया रहेगा, डायरेक्ट याद रहेगा। तो अगर आपको इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हाइड्राइड। मैंने अभी अभी आपको क्या कहा था? कौन सा? ये सवाल बार बार आता है कि भाई नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड लिख के आपसे ये पूछ लेता है कौन सा स्ट्रॉन्गर। मैंने आपको ट्रिक बता दी, टॉप टू बॉटम जाने पर भाई क्या होता है? रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। इस हिसाब से जो सबसे नीचे होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में कौन सा होगा? BiH3। सीधा सीधा सा सवाल भाई, है कि नहीं? इनऑर्गेनिक बेंजीन का क्या पूछ लिया? सीधा सीधा फॉर्मूला। मैंने तो इसकी प्रिपरेशन भी कराई है भाई अपने लेक्चर के अंदर। क्या कराई है इसकी प्रिपरेशन दोस्त? इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती कैसे, डिटेल में बोरोन फैमिली पढ़ाई है। लेकिन फिर भी अगर आपसे जस्ट फॉर्मूला ही पूछ ले तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो फॉर्मूला है, एक कौन सी बेंजीन होती है? एक होती है ऑर्गेनिक वाली, एक होती है इनऑर्गेनिक। इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। मोस्ट पॉपुलर सवाल है। कई बार फ्री के नंबरों में दोस्त यही सवाल होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन एन एन बॉन्ड। ये आंसर की मैं गलत दे रखा है, इसको याद रखना। अगर मैं N2O5 की स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इन सब की स्ट्रक्चर बनाऊं तो N डबल बॉन्ड O, अरे ऐसे ही तो बनाओगे, N डबल बॉन्ड O, N2O है ना, और फिर उसके बाद बेटा इस नाइट्रोजन के साथ में मेरा क्या है, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर पूरा का पूरा क्या कर दिया, डोनेटर, एक इलेक्ट्रॉन इस पे बच गया और इसको इसको क्या कर दिया, सिंगलेट टाइप से। N2O3 अभी कल परसों हम लोग बना रहे थे, N2O3 को N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N2O3, N2O4 N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और बेटा 3 बॉन्ड बन गए। अब एक क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा O और कोऑर्डिनेट करेगा O। अगर मैं N2O5 को बनाऊं तो सेम स्ट्रक्चर होती है, बस बीच में क्या आ जाता है O। तो अगर मैं इन सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को एनालाइज करूं स्ट्रक्चर्स को, तो मुझको बेटा एक चीज तो समझ में आ रही है कि इसमें एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें NN बॉन्ड नहीं है, अब वो है N2O5। N2O5 के अंदर कोई भी NN बॉन्ड नहीं होता। एक बड़ा पॉपुलर वैरायटी का सवाल हो रहा है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो ब्लू कलर का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, N2O3, रट के रखना दोस्त, N2O3। ये AMU बीटेक में सवाल आया और बहुत सिमिलैरिटी रहती है दोनों में, AMU बीटेक और AMU BSc में केमिस्ट्री में। किस कलर का होता है दोस्त, ब्लू कलर का। तो अगले साल अगर AMU BSc में सवाल ये पूछ ले कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड ब्लू कलर का होता है, तो N2O3। किसमें NN बॉन्ड नहीं होता, N2O5 के अंदर नहीं होता। ठीक, आई होप चीजें क्लियर होंगी। द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बेटा विजेता बैच के अंदर डिटेल में मैंने 5 लेक्चर दिए और मैंने कहा था उनसे 6 से 7 सवाल फंसेंगे। देख लो 4 से 5 सवाल लगातार, सब विजेता बैच के P ब्लॉक के सवाल हैं सारे के सारे। हमसे क्या पूछा, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि जब आप सीधा सीधा गौर से सुनना, H3PO4 में से आप डायरेक्ट क्या निकालो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो, क्या बचा, HPO3। क्या बचा, HPO3। मैंने तुम लोगों से क्या कहा, ये जो HPO3 है ये नेचर में एग्जिस्ट किस में करता है, ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर में ट्राइमर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा H3P3O9। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाता हूं तो गौर से देखना, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, फिर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, इस टाइप से बन गया। उसके बाद P डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। ये ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है और डिटेल में मैंने वहां से कहा था इस स्ट्रक्चर से भर भर के सवाल आते हैं। कभी पूछ लेता कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, कभी पूछ लेता कितनी बेसिसिटी है, कितने OH बॉन्ड है 3, बेसिसिटी कितनी होगी 3 वैरायटी की प्रॉब्लम बनती है। कभी कभी पूछ लेता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताओ, पहला सवाल। दूसरा नंबर ऑफ POP, जो तुम्हारे सामने लिखा है POP बॉन्ड, ये बताओ। नंबर तीसरा आपसे कह देगा बेसिसिटी बताओ। अब सिग्मा और पाई तो आप लोग लोगे, बेसिसिटी कितनी होगी 3, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने हो गए 1 2 और बेटा कितने 3, तो कितने POP बॉन्ड है इसके अंदर 3। तो हमारा सवाल था POP बॉन्ड। क्या सिग्मा और पाई नहीं गिन सकते, आराम से गिन लो। हमसे POP पूछा, POP कितने हो गए 3, फ्री का क्वेश्चन था दोस्त। कंजुगेट एसिड, अगर आपसे किसी का भी कंजुगेट एसिड पूछे तो सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, एसिड वो सब्सटेंस जो H+ देते हैं। अब आपसे कहे कंजुगेट एसिड क्या होते हैं, तो जिसका कंजुगेट एसिड पूछा उसी को H+ उल्टा दे दो। हमसे O2- का कंजुगेटेड एसिड पूछा है, मैं उल्टा इसी को क्या दे देता हूं, H+ दे देता हूं। जैसे ही मैं इसको H+ दूंगा ये बन जाएगा OH-, ये इसका बेटा क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड। बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये। जिसका कंजुगेट एसिड पूछा जाए या कंजुगेट बेस पूछा जाए, करने का तरीका यही होता है। कंजुगेट बेस पूछे तो H निकाल दो, एसिड पूछे कंजुगेट एसिड उल्टा H दे दो। डेफिनेशन के अपोजिट चलो, अपोजिट चलेंगे तो ऑप्शन नंबर D। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल था 2018 का। उसके बाद लीस्ट थर्मल स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट H2S H2SE H2TE और बेटा H2O। मैंने इस वेराइटी पर 7 से 8 सवाल कराए हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने लिखा था मैंने लिखा था H2O, सब हाइड्राइड है, H2S H2SE H2TE, उससे टीपो, अगला है PO। मैंने कहा था ये सारे बहुत मेन है और इसमें बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम बनती है, एक वैरायटी की नहीं, इस पर 7 टाइप्स की प्रॉब्लम बनती है। मैंने एक एक टाइप
पी ब्लॉक के अंदर क्या किया है, कवर किया है। क्या भैया आप दोबारा नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकता हूँ, पर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को कितनी वैरायटी की प्रॉब्लम होती है। क्यों? डिटेल में लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया है। अगर हर बार मैं ही बोलता रहूंगा तो आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। ठीक, कंटेंट के अंदर बोला ना 7 वैरायटी, याद करो कौन कौन सी 7 वैरायटी। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर, याद है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये सारे सवाल इसमें बनते नहीं है क्या? 6-7 वैरायटी सब बनती है। हमसे केवल एक पूछा है, हमसे पूछा है कौन सा लीस्ट थर्मल स्टेबल है, साथ के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने अभी भी बताया था यार, टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। याद कर लो इस चीज को, तो रट लो। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस। अरे यार बच्चा होगा तो इसी से जज कर लेगा सवाल को। इंक्रीजेस, और गौर से देखो, लीस्ट थर्मल स्टेबल, टॉप टू बॉटम आने पर बॉन्ड एनर्जी गिरती है। जितना लीस्ट मतलब कमजोर बॉन्ड होगा उतना ही लीस्ट थर्मल स्टेबल होगा, मतलब टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। तो स्ट्रेंथ बढ़ती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। इस हिसाब से देखूं तो सबसे नीचे कौन है, टीईपीओ, तो इसमें दे ही नहीं रखा, यहाँ पे टीई। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया दोस्त, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये लीस्ट थर्मल स्टेबल है और रिड्यूसिंग करेक्टर इसका क्या है, ज़्यादा। और इसमें बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम बनती है। हर वैरायटी पर आप लोग क्या रखना, टच रखना। मैंने लेक्चर के अंदर कहा रखे, बस केवल अपने नोट्स रिवाइज करना। मोस्ट स्टेबल डाइफेलाइड, कितने बार मैंने ग्रुप स्टार्ट होते होते ही मैं बार बार कहता था कि बेटा इस चीज को पकड़ लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट को। टॉप टू बॉटम आने पर लोअर वैलेंसी विल बिकम मोर स्टेबल। इस लाइन को मेरी को रट लो, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम लोअर वैलेंसी बिकम मोर स्टेबल। भाई लोअर वैलेंसी क्या होती है, स्टेबल। और कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली है। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैसी गीत, टिन, सुनाऊं प्रभु, लेड। अब इसमें क्या होता है कि इन सब की कैपेबिलिटी होती है +2+4 फॉर्म करने की, +2+4 फॉर्म करने की। पर टॉप टू बॉटम आने पर +2 वाला क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। तो लोअर वैलेंसी क्या रहती है, मोर स्टेबल। तो लेड का +4 ना होकर लेड में क्या बनता है, +2, और लेड की ही सबसे ज्यादा +2 क्या रहती है, स्टेबल। तो अगर मुझसे कोई कहे कि डाई हैलाइड किसका ज्यादा स्टेबल, तो लेड का ज्यादा स्टेबल। और कभी पूछ ले रीजन, तो रीजन के लिए ब्रैकेट में लिखना इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पे लिखना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। अगला है द नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, एक व्हाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस और एक ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा लेक्चर याद करो विजेता बैच का। फिर मैंने कहा कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और P4 की मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाता है। व्हाइट फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, जबकि रेड और ब्लैक बेटा कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो आप लिखना यहां पे कायदे में, व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी बेटा कैसी मॉलिक्यूलर फॉर्म, P4 की मॉलिक्यूलर फॉर्म, जिसकी कि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप 4P को बना लो ऐसे। और आप गौर से देखना, एक 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 एक, उसके बाद एक ऐसे और बेटा एक ऐसे। अब आप लोग गौर से अगर एनालाइज करो, तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने पीपी बॉन्ड हैं, आप लोग गिनना गौर से, कितने पीपी बॉन्ड हैं, पी और पी के बीच में कितने सारे बॉन्ड हैं। तो देखो 4 बॉन्ड तो ये रहे, 1 2 3 4, एक पीपी बॉन्ड ये रहा 5, एक पीपी बॉन्ड ये रहा 6। कितने पीपी बॉन्ड हैं, 6। सिंपल सी बात, एक लाइन की। क्या भैया ब्लैक और रेड में बता सकते हैं, कैसे बता दोगे, पॉलीमर है। पॉलीमर का तो मतलब ही है 100 400 500 की चेन आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो हम एक मॉलिक्यूल का ही तो बता सकते हैं कितने पीपी बॉन्ड है। रेड और ब्लैक में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। अगला है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कहां से आया भैया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो देखो यार कितना आसान था, लेक्चरों से डायरेक्ट सवाल है पूरा का पूरा एमबीएससी। H3PO4 को हम लोग क्या कहते हैं,
फॉस्फोरिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर है? इस फॉस्फोरिक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकालूंगा तो अगला कंपाउंड बनेगा मेरा H3PO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोरस। अस फॉर्म बन गई, फॉस्फोरस एसिड। बेटा इस फॉस्फोरस एसिड में से फिर दोबारा से मैं एक और ऑक्सीजन निकालूंगा तो अब मेरा फॉर्मूला बनेगा H3PO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब हमसे यही तो पूछा कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो निकालने का तरीका क्या? 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पे कितना माना जाता है? +1। फॉस्फोरस की चाहिए x प्लस 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे बेटा कितना? -2 बराबर 0। तो 3 + x - 4 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? +1। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड पर? +1। क्या भैया आप इस सवाल को रिडॉक्स रिएक्शन में रख सकते थे? रख सकते थे, पर सवाल किसका है? पी ब्लॉक का। और पी ब्लॉक में भी किसका? ऑक्सी एसिड का, है कि नहीं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो भाई जब सवाल ही पी ब्लॉक का है तो मैं रिडॉक्स में इसको कैसे रख देता? अगला है प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले तो आप पकड़िए, 2 फॉर्मूले बार बार पूछे जाते हैं। एक फॉर्मूला पूछा जाता है CO + H2, इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस। भैया रट के रखो, इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस, या कहीं कहीं पर इसका नाम होता है सिन गैस। पकड़ के रखना, वाटर गैस या सिन गैस। लेकिन अगर कहीं पर भी दिख जाए आपको CO + नाइट्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। तो भैया ये तो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए CO + N2 2021 में आया हुआ सवाल है। आज प्रोड्यूसर पूछा है, कल को हो सकता है आपसे वाटर गैस पूछ ले या सिन गैस करके पूछ ले, तो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन रिंग बकीमिस्टर फ्लोरीन। डायरेक्ट भैया लेक्चरों के सवाल हैं, एक एक लाइन के। मैंने कहा रहा था कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, एक होता है आपका ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड, एक होता है बकीमिस्टर फ्लोरीन। और बकीमिस्टर फ्लोरीन के अंदर पेंटागन रिंग होती है और हेक्सागन रिंग होती है। और याद रखने वाली बात है, इसमें ऑप्शंस गलत दे रखा है, याद रखना। मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैं पेंटागन रिंग की बात करूं कि भाई पेंटागन रिंग कितनी होंगी, गौर से सुनना, तो पेंटागन रिंग होती है 15 नहीं 12। पेंटागन रिंग कितनी होती है दोस्त? 12। और हेक्सागन कितनी होती हैं? हेक्सागन होती हैं आपकी 20। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 20। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शंस देखूं अपने इसमें आंसर की में जो टाइपर ने डाला है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर दे रखा है इन्होंने, वो आंसर दे रखा है ए। कितनी? 15। और कितनी दे रखी है? 20। गलत है ये, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? गलत है। ये वाला जो दे रखा है इन्होंने 20 का ए, यहाँ पे 20 का बी कर लेना। 20 का क्या कर लेना बेटा? बी कर लेना। 20 का बी सही है। ऊपर भी 1-2 सवाल गलत है, देख लेना ऑप्शंस में आंसर की में। तो अगर 15 और 20 नहीं होते, पेंटागन जो रिंग होती है वो कितनी होती है? 12। और हेक्सागन रिंग कितनी होती है बेटा? 20। तो ये आपको याद रखना है। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नहीं, लर्निंग सवाल है। और लर्न है तो आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड। भैया रट के रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई याद थोड़ी नहीं करेगा। CiOH का होल 4, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। अब क्या इसमें कुछ करना है? नहीं करना है भैया, डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं सारी की सारी, इनमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ हेलोजन इज लीस्ट स्टेबल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन आयन इन ऑक्साइड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोजन। मेरा नोट लिख लेना, ब्रोमीन आयन आर हाईली अनस्टेबल। ब्रोमीन आयन ऑक्साइड्स के अंदर हेलोजन में क्या होता है? हेलोजन के ऑक्साइड्स में ऑक्साइड इन ऑक्साइड ऑफ हेलोजन ब्रोमीन आयन आर हाईली अनस्टेबल। तो ब्रोमीन क्या होता है भाई? अनस्टेबल होता है। हमसे पूछा कौन सा ऑक्साइड अनस्टेबल है, जहां ब्रोमीन वाला देखिए लगा दो BrO3। आपको याद रखने वाली बात है। अगेन क्वेश्चन कैसा? लर्निंग। सारे एनसीईआरटी दोस्त आपकी क्या हो जा रही है? रिवाइज हो रही है, क्विक रिवीजन हो जा रहा है इनसे आपका, कि अगर लर्निंग सवाल बनेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन 1 किस फॉर्मेट में रहा है। अगर आए XeO4 को हाइड्रोलाइज करो और XeF6 जिनोन
हेक्साफ्लोराइड। बहुत सवाल बनते हैं, डिटेल में मैंने लेक्चर के अंदर बताया, भर भर के सवाल बनते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉर्म अ कलरलेस वोलेटाइल कंपाउंड हैविंग स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप, द कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले तो सवाल गलत है, इन्होंने कहा है ना हाइड्रोलाइज, खाली हाइड्रोलाइज अगर आप लिख रहे हो तो आप बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हो। आपको कायदे में पूरी रिएक्शन में बताता हूं। जिनोन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, और मैं इसको क्या मान रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये मेरा पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो हमारा कंपाउंड बनता है XeOF4 प्लस XeO2F2। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे बनता है। लेकिन कहीं पर भी अगर आपसे लिख दे जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करो तो मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर H2O, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है XeO3 प्लस क्या बनेगा बेटा, HF। लेकिन XeO3 में तो हमारी शेप बन ही नहीं सकती, जो ये कह रहा है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कहां से बनेगी, ये तो टेट्राहेड्रल पर ही अटक जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का नहीं है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। अब इन दोनों में से अगर मैं गौर से देखूं तो स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप, पिछला मेरा लेक्चर याद है केमिकल बॉन्डिंग के PYQs कराए थे। ये रहा जिनोन, कितने फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, लगा दो 4 फ्लोरीन दोस्त जिनोन के ऊपर, 1 2 3 4, और साथ के साथ दोस्त क्या, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O। अगर आप लोग गौर से देखो तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक क्या बच गया, लोन पेयर। तो एक्चुअली में कितने बॉन्ड थे, 4 और 1 कितना हो गया, सिग्मा 5, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर बेटा कितना हो गया, 6। स्टेरिक नंबर 6 पे अगर फ्रेश शेप होती तो क्या बनती, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर 1 लोन पेयर आ गया तो क्या हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब यही वो कंपाउंड है XeOF6 जो क्या बना रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पर आप गौर से मेरी बात को एनालाइज करो तो देखो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूछने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए था। पर क्या बच्चा एग्जाम में सवाल कर लेता, हाँ मेरा लेक्चर देखा हुआ होता तो सवाल को पकड़ लेता कि ये तो बना ही नहीं रहा भाई, इसका मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये क्या है, अपनी तरफ से एडिशनल दिमाग चलाना है दोस्त। हमसे कह रहा है फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड में फॉस्फोरस की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझो कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या क्या है भैया। तो अगर मैं आपको बताऊं, फॉस्फोरस 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक तो +1, या करेगा +3, और या करेगा बेटा +5। पर ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सी एसिड ऐसा भी होता है जिसके अंदर ये +4 में भी एग्जिस्ट करता है। तो टोटल ऑक्सी एसिड के अंदर अगर मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो +1 +3 +5 और +4 भी एग्जिस्ट करता है। +1 +3 +5 +4 कौन कौन सी है भाई, ये रही ऑप्शन नंबर बी। और क्या ये याद करना, हाँ भाई ऑक्सो एसिड का मेरा पूरा टॉपिक देखोगे तो वहां से आपको सारे ऑक्सो एसिड में कैलकुलेट करके देखना, इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या करती है, वेरी करती है। ये आपका कंप्लीट दोस्त क्या हो गया, 24 क्वेश्चन ही है ये आपके आंसर की। ये क्या हो गया आपका P ब्लॉक भी दोस्त पूरा क्या हो गया, फिनिश। ठीक, हर क्वेश्चंस का दोस्त आपको क्यों सारे PYQs करा रहा हूं, क्योंकि आप जब विजेता बैच के अंदर दोस्त थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको एक आइडिया तो हो कि यार मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, क्या मैं रिलेवेंट थ्योरी पढ़ रहा हूं। अब PYQs को लगाने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि आप रिलेवेंट थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आप खुद कहोगे हाँ भैया थ्योरी पढ़ने के बाद सारे PYQs लग जा रहे हैं, और साथ के साथ आइडिया भी हो रहा है कि अगर इस वेराइटी की प्रॉब्लम ना पूछ के इस वेराइटी की पूछेगा तो इस तरीके से अप्रोच से क्या करना है, हैंडल करना। तो आई होप आपको सारी वीडियो प्रॉपरली दोस्त क्या हुई हो, समझ में आई हो। मेरा तो केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है भाई कि आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक वीडियो और आज ऐड होगी P ब्लॉक, अगली वीडियो है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। फिर हम IUPAC से स्टार्ट करेंगे और पूरा एंड तक जाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक दो दिन में सारे चैप्टर कराते जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, केयरफुली करेंगे। अभी जल्दी कल बायो की वीडियो आएगी, पहले मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा, फिर बायो की क्या चलेगी, पूरा का पूरा PYQs सीरीज चलेगी। मैथ भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगी, फिजिक्स भी चलेगा, बायो भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा, सब चलने वाला है। बस थोड़ा सा वेट करो दोस्त, धीरे से सबका क्या कराते हैं, फ्लो बनाते हैं। बाकी अगर MA-BSc की प्रिपरेशन कर रहे हो ना दोस्त और कंटेंट का कोई भी आइडिया नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ विजेता बैच दोस्त आप लोगों के लिए पढ़ रखा है, तो PYQs विद वीडियो सॉल्यूशंस का कोर्स भी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।